उससे पहले 12th के जो मार्क्स होते थे उसके बेस पे एडमिशन होता था। बिना सीयूईटी के आज भी कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होते हैं। अरे जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। कुछ बच्चों को ये बातें पता है, इसमें बच्चे वो सपना कंफ्यूज बना के बैठते हैं कि हम जेएनयू में जाएंगे और वो सीयूईटी के अंदर जीटी वाला पेपर नहीं देते। इस बार काफ़ी सारे केसेस सर आए। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, हिमालय एजुहब के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ विकास कुमार गोदारा श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। इन्होंने सीयूईटी की तैयारी की हमारे साथ में जुड़ के और अभी अपने सफ़र के बारे में सब कुछ हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो विकास, पहले तो बहुत बहुत बधाई है, थैंक यू सर, हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। अपने जितने भी श्रोतागण हैं सभी को एकदम विस्तार से सारी चीज़ें बताओ। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि अब से पहले आप क्या सोचते थे कि सीयूईटी एग्जाम का आपको बारे में आपको पता चला होगा किसी के भी थ्रू, उससे पहले की जो प्रोसेस होती थी डीयू में एडमिशन के लिए, बीएचयू में एडमिशन के लिए, तो इन चीज़ों के बारे में आप किस तरह जानते थे, वो सारी चीज़ें आप डिलीवर कर दो और सभी को एक बार ये सारी चीज़ें विस्तार से बताओ। सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो अभी भी 3 ईयर से चल रहा है। उससे पहले 12th के जो मार्क्स होते थे उसके बेस पे एडमिशन होता था। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ आ रही है तो उन्होंने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बना दिया है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या आपको जो भी यूनिवर्सिटी चाहिए। बट चलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये जो एडमिशन्स होते हैं ये सीयूईटी से होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अनभिज्ञ हैं, वो इन बातों से परिचित नहीं हैं कि बिना सीयूईटी के आज भी कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होते हैं, बट उनमें बहुत ही कम सीटें होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे 2022 में यह एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 2022 के बाद 23 में इसमें कुछ कॉलेज और ऐड हुए, 24 में कुछ कॉलेज और ऐड हुए, और आई होप कि 25 के अंदर देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें एडमिशन सीयूईटी के थ्रू ही होंगे। तो सीयूईटी एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, थोड़ा सा क्या सिलेबस है, क्योंकि जिस बच्चे ने ये एग्ज़ाम दिया हुआ होता है उस बच्चे को चीज़ें अच्छे से पता होती है। और विकास को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स मिला है। इस चीज़ को लेकर मैं तो बहुत खुश हूँ। और एक बार विकास आप और बता देंगे आपको कैसा लग रहा है, उस कॉलेज के बारे में बताओ, थोड़ा अपने कोर्स के बारे में बताओ। बट सबसे पहले आप सभी को थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ज़रूर बताओ। तो एग्ज़ाम पैटर्न में ये होता है कि आपकी जो 12th की जो बुक्स है, एनसीईआरटीज़ है, उनसे ही एग्ज़ाम बनता है। और जैसे भी आपके जितने भी 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं प्लस एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं, उसके थ्रू ही आपका एग्ज़ाम होगा। उसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं सर। हाँ। उसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं और 10 आप लेफ्ट कर सकते हो। और नेगेटिव रहता है सर इसमें। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहती है। और थोड़ी सी एक चीज़ है जो अब की बार मैंने काफ़ी देखा है बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है, इस सब्जेक्ट मैपिंग को लेके और बच्चों ने गड़बड़ी की है, सब्जेक्ट अच्छे से मैप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको ऑनर्स कोर्स मिलने चाहिए थे, वो क्या हुआ, ऑनर्स मिले नहीं और उन बच्चों को फिर प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ा। तो सब्जेक्ट मैपिंग के लिए, क्योंकि ये एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास 12th में होने चाहिए, उसके बाद में हमें आगे कॉलेज के अंदर कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्योंकि डीयू की जितनी भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज के अंदर सारे एक समान कोर्सेज नहीं है। किसी में ज्योग्राफी ऑनर्स है तो किसी में ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं है, किसी में इको ऑनर्स है तो किसी और दूसरी कॉलेज में वो भी नहीं है। तो बच्चे को पहले यह पता होना चाहिए कि हम जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज के अंदर जिस कोर्स में हम जाना चाहते हैं वो कोर्स है कि नहीं। और इन चीज़ों से आप परिचित रह सकते हैं कि आप लगातार इन सारी चीज़ों से अपडेट रहें। उस यूनिवर्सिटी की जो प्रोस्पेक्टस होती है उससे आप अपडेट रहें, उस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से चेक करें। जब फॉर्म्स आते हैं तब आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को रीड करें, क्योंकि नई एग्ज़ाम है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। ऐसा भी हुआ है कि बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स भी हासिल किए हैं, बट उन बच्चों ने सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से नहीं किया, जिसकी वजह से उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया। 800 में से 750 के आसपास भी बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं। बट ये चीज़ बताते हुए हमें भी थोड़ा सा यूँ दुखी महसूस होता है कि यार काश वो बच्चे समय से हमारे पास आ जाते और हम उनको गाइड कर पाते, ऐसा कि इस तरह से आपको सब्जेक्ट्स लगाने, इस तरह से आपको 12th में सब्जेक्ट्स लेने हैं इन फ्यूचर अगर आपको ये करना है। क्योंकि हर बच्चे का एक सपना बन जाता है 10th क्लास के बाद में कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। 11th क्लास में वो बच्चा वही सब्जेक्ट लेता है जिसको लेके उसको आगे फ्यूचर में बढ़ना होता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो साइंस की तरफ बढ़ते हैं। किसी को सिविल सर्विसेज के अंदर जाना तो वो ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स लेते हैं। किसी को बिजनेस वगैरह इनसे रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड वो बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं। तो अब आप थोड़ा सा अपने कॉलेज के बारे में और बता दीजिए, आप कॉलेज जाके आए हो? हाँ जी सर, कॉलेज से मैंने ओरिएंटेशन अटेंड कर लिया और अपना फर्स्ट डे भी अटेंड कर लिया। तो कैसा रहा आपका ओरिएंटेशन? बहुत अच्छा था ओरिएंटेशन, और जो स्टाफ है हमारे, जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, काफी कोऑपरेटिव है। आप थोड़ा सा और बता दो, क्योंकि आज भी गार्जियंस के और बच्चों के मन में ये चीजें चलती है रैगिंग को लेके। नो सर, रैगिंग इज नॉट अलाउड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है ऐसा, आप जाओ वहाँ, बिल्कुल सेफ है।
आपका कुछ सीनियर सपोर्ट करते हैं हाँ, अच्छे से? सीनियर काफ़ी सपोर्टिव होते हैं सब। चलो और जो प्रोफेसर्स हैं वो भी आपको काफ़ी सपोर्टिव मिलेंगे, टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे आपको। ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा सा आप हमें ये और बताइए कि जब आपने CUET एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए थे आपने, यस किस तरह से आपने तैयारी की थी, कुछ कोई टेस्ट सीरीज दी थी नहीं दी थी, इन सब के बारे में एक बार थोड़ा सा आप यस। और बता दीजिए। तो जैसे मैं 12th में हुआ तो मेरे को पता चला ऑनलाइन के थ्रू कि CUET एग्ज़ाम होता है कोई, जिससे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने अपने जो सब्जेक्ट थे 12th में ही डिसाइड कर लिए थे कि मेरे को कौन से रखने हैं और मेरे को क्या कोर्स चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा था कि पहले से ही कि मेरे को साइकोलॉजी में कुछ अच्छा करना है, उसमें कुछ करना है। तो मैंने सब्जेक्ट रखे थे 12th में साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड मैथ्स। शाबाश। ये उसके सब्जेक्ट बाद था। CUET के अंदर आपने कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट दिए थे? सर मैंने CUET के अंदर डोमेन दिया था साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। अच्छा, आपने 4 डोमेन दिए थे? हाँ जी सर। एक लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश दिया था हाँ जी। और एक GT का पेपर दिया हाँ था। जी सर। जैसा कि CUET के जो उसका CUET का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि मैक्सिमम 6 पेपर दिए जा सकते हैं, यस सर। जिसमें से जैसे GT और एक लैंग्वेज का पेपर होता है। जिस बच्चे को JNU में एडमिशन चाहिए उस बच्चे को यह पता होना चाहिए कि अगर JNU में हमें एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट वाला पेपर CUET के अंदर दिया हुआ होना चाहिए और साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर Yes, भी sir. दिया हुआ होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को ये बातें पता Yes, sir. नहीं, इसमें बच्चे वो सपना confuse हो बना जाते के हैं। बैठते हैं कि हम JNU में जाएंगे और वो CUET के अंदर GT वाला पेपर नहीं देते। इस बार Yes. काफ़ी सारे केसेस आए यस सर। इस साल हमारे कुछ साथ के जो थे उनको पता नहीं था कि जनरल टेस्ट कंपलसरी है JNU के लिए, तो उनका सपना था कि वो JNU में जाएं, पर उन्हें अच्छा। पता ही नहीं था कि जनरल टेस्ट लेना है और उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है। तो चलो उनकी थोड़ा वजह सा से आप ये और बताइए, जैसे कि चलो आपका एडमिशन तो हो गया आर्यभट्ट कॉलेज में, बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत अच्छा Yes. कोर्स भी मिला यस आपको। सर। तो रहने की क्या सुविधा आपकी वहाँ पे, कॉलेज का अ, हॉस्टल है या फिर आप अलग से PG में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, किस तरह से आप रह रहे हैं? सर आर्यभट्ट एक तो सर न्यू कमिंग कॉलेज है तो उसका अभी हॉस्टल है नहीं, अच्छा। तो हमें उसके पास PG अरेंज करना पड़ा अपना साउथ कैंपस में। PG ठीक। मिल गया मेरे को 1 to 1.5 किलोमीटर्स पे अपना PG मिल गया। हाँ, नज़दीक PG, नज़दीक आराम से वॉकिंग डिस्टेंस वॉकिंग पे आप आ जा डिस्टेंस है सकते हैं। यस। चलो, और हिमालय एजू हब ने किस तरह से आपकी मदद की है इस CUET के सफ़र में, एक बार हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को ये सारी बातें एक बार आप विस्तार पूर्वक जरूर बताएं। सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है वो हिमालय एजू परिवार का ही रहा है। इनकी वजह से ही आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी या अपने कोर्स के लिए एलिजिबल है, उसमें आज सिलेक्टेड है सर। अच्छा, तो इनकी जो टेस्ट सीरीज थी, मैंने 1 महीने का क्रैश कोर्स किया था जयपुर रह के इनके साथ ही। सर हमें जियोग्राफी पढ़ाते थे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा 1 महीने का, जिसमें टेस्ट सीरीज थी, कंप्लीट सिलेबस था, बहुत अच्छा था सर। अच्छा, आपको कोई शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता था, जैसे टेस्ट सीरीज का कोई शेड्यूल हो, क्लासेस का कोई शेड्यूल होता है, तो एक चीज़ें क्या शेड्यूल के हिसाब से चलती हैं, तो Yes, स्टूडेंट sir. मेंटली प्रिपेयर भी रहता है कि 7 दिन बाद में मेरा ये पेपर है, 5 दिन बाद में मुझे ये टेस्ट देना है, इसका ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा शेड्यूल की एक टेस्ट सीरीज होती है। एक टेस्ट सीरीज जैसे जनरली क्या होता है कि बच्चों को जैसे 12th क्लास के अंदर अपने सरप्राइज टेस्ट होते थे, Yes, sir, टीचर्स yes. कहते थे कि कभी भी तुम्हारा टेस्ट लिया हाँ जा जी, हाँ सकता जी, हाँ है जी सर। है कि नहीं। और एक जैसे जब बच्चा कोचिंग लाइफ में आ जाता है तो उसको प्रॉपर एक शेड्यूल की आवश्यकता पड़ती है कि ज़िंदगी में अनुशासन जो है वो स्कूल तक तो टीचर्स भी बना के रखते हैं, अपने ऊपर सिखा देते हैं, अपने माता पिता भी रखते हैं, वो तो अपने अंदर जो थोड़ा सा नटखट जो अपना व्यवहार होता है तो उसकी वजह से चलो कुछ बच्चे मार्क्स कम हासिल करते हैं, कुछ ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। बट 12th के बाद में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा जो अनुशासन होता है वो हम स्वयं अपने जीवन में बना के रखें, यस। क्योंकि उसके बाद में जैसे कोचिंग लाइफ भी होती है, कॉलेज लाइफ भी होती है, तो पर्टिकुलर एक बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से आपके ऊपर टीचर्स ने ध्यान दिया और संस्थान के निदेशक जो हैं, मैनेजमेंट जो है, उन्होंने किस तरह से बच्चों का ध्यान रखा था? सबसे आपके हॉस्टल पहले में भी विजिटिंग होती थी मैं क्या? आपको रेगुलर सर हॉस्टल्स में विजिट काफ़ी रहती थी। जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, मैनेजिंग स्टाफ है, वो हम पे आके चेक करते रहते थे लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई उनको दिक्कत भी नहीं है। वो बार बार फैसिलिटीज़ भी चेक करते थे कि बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है। बार बार हाँ, मैं खाने कॉन्टैक्ट की कोई परेशानी तो नहीं है, लाइट की कोई परेशानी तो नहीं है, इस हाँ जी, तरह हाँ की जी कोई सर, भी हाँ जी। दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें टाइमली चेक की जाती थी। जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते थे आपके क्लासरूम में, तो टीचर्स भी क्या एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर फोकस करते थे कि Yes, हाँ sir. भाई तुम्हारा ये पोर्शन कमजोर है, तुम इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से सुधारो, इसको पढ़ने के लिए तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है। जैसे क्लासरूम के बाहर कई बार क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक झिझकपन होता है, जिसकी वजह से बच्चे कुछ क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते, वो बेचारे अंदर ही रख लेते हैं। उनको यूँ लगता है कई बार तो कि यार एक ये छोटा सा सवाल होगा,
और मैं ये सवाल पूछ लूँ तो क्लास के अंदर मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। तो क्या इस तरह की कुछ ऐसी सुविधाएं थी, क्या टीचर्स ने ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बना रखा था क्लास के अंदर कि भाई कोई कुछ पूछना चाहता है तो टीचर्स ने वहीं से उस बच्चे को देख लिया और चलो भाई बाहर चलो, तुम यहाँ नहीं पूछ सकते तो क्लास के बाहर बैठ के डिस्कस? यस सर, ये था 1v1, आपको हमेशा गाइडेंस मिलती थी। आपको जब भी कोई डाउट होता था आप बाहर आके टीचर से पूछ सकते हो। आप फ्रीली आप कुछ भी पूछ सकते हो उनसे, जो भी डाउट आपका एकेडमिक से रिलेटेड है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है जनरल लाइफ में भी, तो आपके अच्छे से सॉल्व करते थे वो, अच्छी गाइडेंस देते थे सर। पहली बात तो ऐसा कभी था ही नहीं कि कोई बच्चा थोड़ा सा झिझके कि हम कभी डाउट पूछें। माहौल इतना अच्छा था, टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे हमारे, तो उससे हमें कभी तत्व हाँ नहीं, पर कुछ होता था तो हमें 1v1 गाइडेंस मिल जाती थी उनसे। चलो, अब आपका क्या सपना है कि कॉलेज के बाद आप क्या करेंगे इन फ्यूचर, आप क्या करना चाहते हैं, एक बार ये ज़रूर बताएं सभी को। सर मेरा जैसा कि आपको पता है कोर्स साइकोलॉजी ऑनर्स है। मेरे को सर क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है आगे सर कुछ, और उसके साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो है अपने एसएससी की मैं साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, एक थोड़ा सा आप ये बता दीजिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, आजकल मैं सभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करता हूँ, और वो यह है कि करंट अफेयर्स जो होते हैं उनको क्या है कि कंपटीशन एग्जाम्स में ऐड कर दिया गया है। यस सर। तो बच्चे क्या उसको पढ़ते हैं तो उसके पीछे उनका एक उद्देश्य होता है कि हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो एग्जाम में हमारे 5 सवाल या 10 सवाल सही हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स का दैनिक जीवन में कितना महत्व है, क्या आप बता सकते हैं? क्या एक बच्चा जो कम्पिटिटिव एग्जाम की उसको तैयारी नहीं करनी, करंट अफेयर से कहीं क्वेश्चन उसके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो अगर वो बच्चा करंट अफेयर पढ़े, करंट से अपडेट रहे, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, कैसी बातें चल रही हैं, कहाँ जा रहे हैं लोग, कहाँ से आ रहे हैं लोग, देश की इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार की है, तो अगर बच्चा ये सारी चीज़ें पढ़े तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? क्या करंट अफेयर्स का? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे क्या है कि आप, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आप जो है करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। इससे तो क्या है, आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स? यस सर, डेली मैं पढ़ते हो? न्यूज़पेपर से भी पढ़ता हूँ सर, और लाइव क्लासेस भी लगाता हूँ। चलो, आप इंग्लिश में पढ़ना प्रेफर करते हो या हिंदी में पढ़ना प्रेफर करते सर हो? मैं इंग्लिश में इसलिए प्रेफर करता हूँ सर, जो एसएससी का पैटर्न रहता है उसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, तो जो न्यूज़पेपर और इन सब से जो इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ने में जो इंग्लिश और कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स मिलते हैं हमें, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हाँ, जैसे ये इंग्लिश में वोकैब है, आर्टिकल्स हैं, इनसे काफ़ी मदद मिलती है। यूपीएससी की जैसे तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं हिंदू जरूर पढ़ते हैं, हिंदू यस सर, दी हिंदू इज बेस्ट है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं उनसे। चलो ठीक है, कुछ और कहना चाहेंगे? बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। एक बार आप भी कुछ कहना चाहें हमारे श्रोतागणों को, अभिभावकों को, प्रिय विद्यार्थियों को, हिमालय जॉब के बारे में, सीयूईटी इस एग्ज़ाम के बारे में, जैसा कि हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी 17 सितंबर से फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या है कि 12th बोर्ड्स की भी तैयारी करवाएंगे। जो बच्चे 12th में हैं तो उनको बोर्ड्स की तैयारी भी करवाएंगे और साथ साथ में उनको सीयूईटी की तैयारी भी करवाएंगे, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम के बाद में इतना समय मिल नहीं पाता है बच्चे को। यस सर। और बोर्ड एग्जाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उसमें अपने को आंसर्स लिख के आने पड़ते हैं। सीयूईटी जो एग्जाम है ये ऑप्शनल एग्जाम है, इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो दोनों चीज़ें एक तरह से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यस। इस वजह से हमने फैसला लिया है कि बोर्ड के जो बच्चे हैं 12th में हैं वो भी बैठेंगे क्लासरूम में, जिन्होंने 12th कर लिया है, इस बार सीयूईटी में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, किसी वजह से कॉलेज नहीं मिला है, तो वो बच्चे भी आएँ, उनको हम स्कॉलरशिप भी देंगे। यस। इस तरह से उनको हम तैयारी करवाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा कि आप 12th के साथ अगर सीयूईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि हमें भी थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि हमने भी 1 महीने में अपना सिलेबस कवर किया, क्योंकि हम पहले तो डिस्क्रिप्टिव लिखने की आदत थी, तो एमसीक्यू पे हमें शिफ्ट होना था, तो थोड़ा हमें हेक्टिक ज़्यादा रहा, पर फिर भी वाकई में आप लोगों ने जो मेहनत की, मैंने खुद ने देखी आपकी मेहनत। बच्चों की आंखें एकदम से यूँ लाल हो रखी थी, ये बहुत पढ़ते थे, बहुत वाकई में बहुत पढ़ते थे, इन्होंने बहुत मेहनत की। ये जो आज सफलता हासिल की है ये सिर्फ अध्यापकों की या फिर मैनेजमेंट स्टाफ की नहीं है, इसमें बच्चों ने भी उतना ही योगदान किया। मतलब एक टीम वर्क जो होता है, अगर टीम वर्क किया जाता है तो ज़रूर सफलता मिलती है, 100% सफलता मिलती है। तो 17 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होगा और उसमें एनरोल जो खुद को करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल जरूर कर लेंगे। मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आप बेझिझक हिमालय जो आ जाइए, आपको अगर अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, तो आप जरूर आइए एक बारी, क्योंकि मेरा जो ड्रीम कॉलेज था मुझे वो मिल गया। बाकी आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस? यस सर, मेरे को मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई। इसमें क्या था कि सर जो साइकोलॉजी कोर्स है उसमें वुमेन्स कॉलेज ज़्यादा है, तो आपको मेल या कोएड कॉलेज कम मिलेंगे, तो सिर्फ 3 कॉलेज
मेरे को दिखी उसमें, और मेरे को आर्यभट्ट चाहिए था, वो मेरे को मिल गया सर। हाँ, वो फर्स्ट प्रेफरेंस भी आपने दिया था, मैं फॉर्म चेक किया था आपका, फर्स्ट प्रेफरेंस। और हाँ, टीचर्स आपको गाइड भी करते हैं प्रेफरेंस बनाने में भी, और ये चेक करते हैं अगर कुछ मिस्टेक है तो आपकी करेक्ट करते हैं, बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आप कुछ गलती ना कर दे, आपकी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, और सिलेक्शन के बाद भी ये आपके साथ रहेंगे टीचर्स हिमालय एजुकेट में। मैंने ये अच्छी चीज़ एक नोटिस करी है, पॉजिटिव पॉइंट। वहीं से जहाँ से फॉर्म स्टार्ट होते हैं बच्चे की सीवीटी, Yes. उस फॉर्म को भरवाने से लेके और उसको कॉलेज के गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी हिमालय परिवार की ही रहती है। और बहुत अच्छा लगा विकास, Yes. और आगे भी आते रहे हमसे मिलने, यस सर। दिल्ली से जयपुर, हाँ जी, जयपुर हाँ से जी, दिल्ली, sure, और गंगानगर आओ कभी तो भी आ जाना। हाँ जी, हाँ जी सर। चलो ठीक है ना, Thank you, बहुत sir. धन्यवाद, और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।